इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। गुड न्यूज़ ये है कि इसमें ना तो मैथ्स है ना फिजिक्स है। ये एक इंग्लिश क्लास के जैसा है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स आपको समझने हैं। कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं आपके सामने है। ये जीरो, यूनिट, पोजीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है रिगार्डिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, क्वांटिटीज विद डायरेक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट देम एंड ट्रायंगल लॉ। छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे इन तीन सिंबल्स के साथ। किसी भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल यूज करना होता है। ये है क्वांटिटी विद द डायरेक्शन, और इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करती है। जब हम इस सिंबल के साथ उस क्वांटिटी को डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये एक वेक्टर है, नॉट जस्ट अ क्वांटिटी विद डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को इक्वल टू लिखा जा सकता है मैथमेटिकल टर्म्स में, दिस एंड ए कैप। ये सिंबल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंबल डायरेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, और ये सिंबल तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ग्राफ सिस्टम है, ये ओरिजिन, और यहाँ से 2 यूनिट्स दूर एक्स डायरेक्शन में एक बॉडी या फिर एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल की इसके रेफरेंस में पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, बिकॉज पार्टिकल इस पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो ये इनफ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 2 मीटर दूर है या 1 मीटर दूर है तो उससे उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सके। हमें साथ में एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी वेक्टर है, हम उसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ बताते हैं। तो ये सिंबल मैग्नीट्यूड, ये सिंबल डायरेक्शन का हो गया। तो अब हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें पार्टिकल P की पोजीशन, तो मैं इसको लिख दूंगा, ये ओरिजिन, ओरिजिन से P, O P वेक्टर, यानी कि ये है इसका P पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। ये इक्वल है, जैसे मैंने बताया 2 यूनिट्स दूर था ये जस्ट एन एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 इन x डायरेक्शन। इसी तरह से हम बताएंगे, किसी को भी बताएंगे तो जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स हम इसको 2 आई कैप लिख देते हैं। सो OP वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, दैट इज इट। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर, दीज आर 3 सिंबल्स, इनके ये मीनिंग्स है। दैट्स जस्ट इट। सो हमने ए वेक्टर, दिस वन, मोड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, दिस सिंबल, एंड ए कैप, दिस सिंबल। इन 3 सिंबल्स के मीनिंग्स को समझ लिया है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इट्स डायरेक्शन, दैट इज इट। अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर के साथ। अब हम इन्हीं सिंबल्स का यूज करके जीरो वेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जीरो वेक्टर, a vector is a zero vector if mode of a vector is equal to 0। That's it। यही डेफिनेशन है जीरो वेक्टर की। a कैप क्या हो जाएगा उस केस में? नो एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन और आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन।
इट्स द सेम थिंग, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। We have done zero vector. Now moving on to यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को समझने के लिए इसी में हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी पेज को यूज करेंगे। ट्राइंग टू मिनिमाइज द यूसेज ऑफ पेजेस। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज a vector is a unit vector if mode of a vector is equal to 1। जब मोड ऑफ ए वेक्टर 1 हो जाएगा तो ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 ए कैप। अब ये एक समझने वाली चीज है इसमें, आप ध्यान से देखो। ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 ए कैप, एंड ए कैप क्या है? ए कैप खुद भी तो इज इक्वल टू 1 ए कैप। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज ओके। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई हमारी, फिनिश्ड। लेकिन इसमें हमें ए कैप के बारे में एक चीज समझने को मिलती है, जो कि अपने आप आई है, हमने कुछ नहीं बनाया इसके बारे में। इट हैज कम एज इट हैज कम। और हमेशा याद रखना कि फिजिक्स में जो भी आपके सामने आता है, अगर आप एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक रूल लिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का और उसमें ये चीज अपने आप सामने आई है, तो जस्ट इट इज कि ए कैप भी एक, ये मैं यहां पे बनाता हूं, ए कैप इज ऑल्सो ए वेक्टर। यानी कि ये सिंबल हमने यूज किया था किस चीज के लिए? टू डिफाइन अ वेक्टर्स डायरेक्शन। और अब हमारे पास ये खुद एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए कैप। सो हमने यूनिट वेक्टर को भी डिफाइन कर दिया है, और ये इससे ये ये भी एक यूनिट वेक्टर है। नाउ अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। इसके लिए अब नया पेज लेना ही पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर, ध्यान, ये भी जस्ट एक वर्ड है। इट इज पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हमें एक और वर्ड को देखना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। यानी कि हम किसी भी पार्टिकल या बॉडी की पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। सो पोजीशन वेक्टर इन इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट। इसके साथ हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, जो कि यूजुअली ओरिजिन होता है 0 0। तो जैसे ये है हमारा टू डायमेंशनल प्लेन, प्लेन टू डायमेंशनल ही होता है। तो 0 0। अब यहां से कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोजीशन जो है वो एक वेक्टर है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो O पॉइंट है और P है, इसको ज्वाइन करना है, और डायरेक्शन O से P की तरफ। ऑलराइट, O से P की तरफ। तो OP वेक्टर जो बनता है, जिसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ऑफ O एंड P, एंड जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम O टू P,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ ओपी वेक्टर और ओपी कैप, और ओपी कैप इज फ्रॉम ओ टू पी, पी टू ओ नहीं करना है, जस्ट ये ध्यान रखना है, फ्रॉम ओ टू पी। सो ये ओपी वेक्टर है, पीओ वेक्टर नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। सो अब हमने पोजीशन वेक्टर भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। यहीं पे फिर से पेज बचाते हैं हमारे पास, ओपी। ओके, यहाँ पे अभी हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया। ऐसे ही अगर हम कोई पॉइंट P2 है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे, P2 पॉइंट यहाँ पर है, तो फिर से ओ P2 वेक्टर, ओ P2 वेक्टर विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। अब ये दोनों वेक्टर्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो वेक्टर्स एक जगह से स्टार्ट होते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उनको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। तो हमारा को इनिशियल वेक्टर्स का भी डेफिनेशन हो गया। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, जैसे कि इसी का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, ओपी वेक्टर। इसी तरह कोई पॉइंट इसी डायरेक्शन में आगे है P3, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी OP3, जो कि बिल्कुल इसके थ्रू जाएगा, OP3। देन OP3 वेक्टर एंड OP वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गए लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स की डेफिनेशन हो जाती है जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो अनलाइक की क्या हो जाएगी, जो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई P4 पॉइंट है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ P2, तो ये हो गया OP4 वेक्टर। OP4 वेक्टर एंड OP2 वेक्टर आर opposite of each other and hence unlike vectors। तो इस तरह से हमने like and unlike vectors को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। इसमें हमारे पास कितने वेक्टर्स हो चुके हैं, OP1 वेक्टर, OP वेक्टर, OP2 वेक्टर, OP3 वेक्टर, OP4 वेक्टर। अब देखो, ये सारे के सारे वेक्टर्स इसी शीट पे है, और ये शीट क्या है, एक प्लेन शीट है, यानी कि ये सारे एक ही प्लेन में है, तो ये वेक्टर्स क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोई भी दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट एनी थ्री शायद ना भी हो। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स लोगे आप, जैसे कि ये एक वेक्टर है, look at this vector and then we have another vector, this vector। अब इनको मैं किसी भी तरह से ज्वाइन करूं, फॉर एग्जांपल ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने इनको, तो एक ये प्लेन बन गया, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। अब ये ऐसे कर दूंगा मैं, तो दिस विल बी द प्लेन, ये भी एक प्लेन होगा। तो मतलब दो वेक्टर्स के थ्रू तो हमेशा एक प्लेन निकाला जा सकता है। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाउएवर अगर मैं एक तीसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस करूं, दिस वन, अब कोई भी, और ये इस तरह से हैं, तो अब कोई भी प्लेन नहीं है जिसके थ्रू ये तीनों वेक्टर्स पास होते हों, तो अब दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। लेकिन अगर इनके मैं इस तरह से इनको ज्वाइन करूं कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में हो, तो इन वेक्टर्स को बोला जाएगा कोप्लेनर।
ऐसे करूं, जैसे भी करूं, तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं? जब वो तीनों सेम प्लेन में हो, अदरवाइज नहीं होते। इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ उठा दूं, अब ये कोप्लेनर नहीं है। किसी को भी उठा दूं, अब ये कोप्लेनर नहीं है, अब ये कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन के लिए हमें तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एनी थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ ऑल ऑफ देम लाई इन सेम प्लेन। अब ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर बिकॉज ये तो सेम प्लेन में ऑलरेडी हैं। सो अब हमने कोप्लेनर वेक्टर्स की भी डेफिनेशन को कर लिया है। नाउ वी कैन स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमें पता ही है वैसे तो, बट पोजीशन वेक्टर से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट नॉट गुड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब क्योंकि पोजीशन क्या है, एक वेक्टर है, तो इनका फाइनल जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से अगर हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। बट अब तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो सीखा ही नहीं है, तो इसको यहीं तक समझना है बस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लेकिन मैथ्स में नहीं सीखा हमने, बट हमें पता तो है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल P यहां से P2 की तरफ चला जाता है तो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई P2 और इनिशियल पोजीशन थी P। तो फिर फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। और वो तो डेफिनेशन हो गई, इसको छोड़ भी दो। तो हमें तो पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? किस डायरेक्शन में गया है वो, डिस्प्लेस किधर हुआ है, उधर गया है P से P2। P2 से P आता तो इधर होती, लेकिन अभी P से P2 गया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी दिस वन। तो अब देखो, हमने मैथ्स नहीं किया लेकिन हमने वेक्टर ढूंढ लिया है, और अभी मैथ्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम एक चीज स्टेबलाइज कर देंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से ही ट्रायंगल लॉ निकलता है। देयर इज नो अदर वे जहां से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ लुक एट दिस फाइनल पोजीशन। अभी इस केस में फाइनल पोजीशन क्या है? OP2 वेक्टर। फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसमें से इसको हमें माइनस करना है, ये इक्वल टू का साइन है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? OP2 वेक्टर माइनस OP वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से ही पता लगा क्या है। P से P2 की तरफ जा रहा है तो P2 वेक्टर लिख देंगे इसको। P2 से P जा रहा होता तो P2P वेक्टर लिखते। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। वो इधर है और दूसरी डायरेक्शन इधर होती। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि भाई OP वेक्टर कौन सा है? दिस वेक्टर। और एक हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि
OP वेक्टर प्लस PP2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर, यानी कि सिर्फ OP को इधर ले आए हम, तो हमारे पास आ गया OP वेक्टर प्लस PP2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर। और यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, यूनिवर्सली वेक्टर्स के लिए ट्रू है। ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स, ये है एक स्पेशल रूल विच इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। है क्या इसमें? यहां से देखो, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट है, डायग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट है। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स को हेड से टेल ज्वाइन करना है, ये हमने कर दिया हेड से टेल। तो बचे हुए टेल से बचे हुए हेड की तरफ जो डायरेक्शन और उनको ज्वाइन करने से जो लेंथ आती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इन दोनों के सम वेक्टर का या फिर रिजल्टेंट वेक्टर का। वेक्टर मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे तो हमें ये देखो P और P बिल्कुल OP, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल OP वेक्टर PO वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि उनकी डायरेक्शन उल्टी है। PO वेक्टर में लिखूंगा अगर तो वो उल्टा वेक्टर हो गया। उल्टा किससे? OP वेक्टर से। ये दोनों क्या है? अनलाइक वेक्टर्स। तो OP वेक्टर प्लस PP वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर, ये हमें ऑलरेडी पता है। और P से P जुड़ा हुआ है। P से P जुड़ा होने का मतलब क्या है? जैसे ये OP वेक्टर, ये PP2 वेक्टर, ये बन गया OP2 वेक्टर। तो P से P जुड़ा होने का मतलब ये है कि एक का हेड और एक की टेल जुड़ी हुई है। तो फिगर से हेड टेल जुड़ना और इक्वेशन फॉर्म में ये पॉइंट मींस ये जो सेकंड वर्ड होगा और इधर का फर्स्ट वर्ड ये सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गई। और ये हमारे पास ऑलरेडी थी ही डायग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज कूल। वैसे अगर सोचा जाए तो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। फॉर नाउ दिस इज इट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सारे वेक्टर्स कर लिया हमने। तो डिस्प्लेसमेंट को भी टिक कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? यही, ये जो OP वेक्टर है इसी का PO वेक्टर नेगेटिव हो गया है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड। अब आ गए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन होती है जो वेक्टर्स, सुन लो इसको बस, कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन होती है जो वेक्टर्स सेम लाइन में हो। और देख भी लो, ये यहाँ पे हमारे पास ये है OP और OP3 सेम लाइन में है तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। या फिर पैरेलल हों, जैसे कि ये OP वेक्टर P3 वेक्टर, ऐसे ही कोई इसके साइड में ऐसे वेक्टर रखा है बिल्कुल इसके पैरेलल, और इसका नाम है ST वेक्टर। ST वेक्टर, तो ST वेक्टर, OP वेक्टर, OP3 वेक्टर, तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हैं? बाय डेफिनेशन कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी? या तो सेम डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो। फाइनली वी आर मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको हटाओ। और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ये कर लिया, ये कर लिया। इक्वल वेक्टर्स। व्हेन आर टू वेक्टर्स इक्वल? फॉर एग्जांपल मैं AB वेक्टर इज, अब तो मैं यही करूंगा ना, खत्म हो गया। AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर। अगर मैं ऐसा बोलूं तो इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, क्या समझ सकते हो? AB वेक्टर BC वेक्टर के बराबर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो देखो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। और इसमें डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, दो चीजें इक्वल कब होंगी? दो स्केलर्स कब इक्वल होंगे? दो स्केलर्स इक्वल होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे?
जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो अब डायरेक्शन हमारे पास ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो कैसे? जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये सी कहाँ बनेगा फिर? ए बी वेक्टर ये है, तो बी सी वेक्टर सी डेफिनेटली उतनी ही आगे होगा जितना ए से बी है, तो उतना ही आगे बी से सी, ये सी, और ये हो गया बी सी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स। और ऐसे ही मैं कहीं और इसको इज इक्वल टू मैं एस टी वेक्टर बोलूँ, कोई एस और टी पॉइंट है, कहीं भी बना लो इनको एस और टी, पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। तो एस टी वेक्टर और बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल वेक्टर से, यानी कि इंटरचेंजेबल है। मैथ्स में कहीं भी ए बी वेक्टर की जगह मैं एस टी वेक्टर्स डाल सकता हूँ, एस टी वेक्टर की जगह बी सी वेक्टर डाल सकता हूँ, और कोई भी मैथ को फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज इट।